हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज हमारा नर्सिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस स्लाइड पे एक बार देखिए कि आप हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन केयर। ठीक है, न्यूट्रिशन केयर क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, ये न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ईटिंग फूड which gives us energy, helps us grow and keeps us healthy। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा खाना जो हमें एनर्जी दे। ठीक है, एनर्जी के साथ साथ हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करे और उसके साथ साथ क्या करे, हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, वो खाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बेटा, आप एक एग्जाम्पल लीजिए एक कार की। ठीक है, अगर हमें एक कार चलानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें पेट्रोल चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर हमें हमारी बॉडी चलानी है तो हमें क्या चाहिए? हमें भी खाना चाहिए और उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब इस आप न्यूट्रिशन को कैसे याद रखेंगे? 3H से, मतलब हेल्थ, हीलिंग एंड हंगर। ठीक है, ये हेल्थ क्या है? मतलब गुड न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी हेल्दी। इसका मतलब है अच्छा खाना अगर हम खाएंगे तो उससे क्या होता है? उससे हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, आप दूध पीते हैं या सब्जी खाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कम बीमार होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी हेल्थ के लिए गुड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। ये हीलिंग मतलब हेल्प्स अस इन रिपेयर एंड रिकवरी। इसका मतलब है जैसे हमें चोट लगती है या ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो अगर हम अच्छा खाना जल्दी से खाते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा खाना जल्दी से रिकवर होने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा हंगर होता है, मतलब फूड सेटिस्फाइज हंगर एंड गिव्स एनर्जी। खाना हमारी भूख को मिटाता है और उसके साथ साथ हमें क्या करता है? हमें एनर्जी भी देता है। मतलब अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम क्लास में आते हैं, हमें नींद आ जाती है। ठीक है, लेकिन सुबह ही जब हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें ताकत मिलती है और हम दिन भर पूरे दिन अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको न्यूट्रिशन में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। मतलब क्या है इसका? ये हमें एनर्जी देता है। देखो बेटा, हर दिन चलने, पढ़ने, खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। ठीक है, जैसे ही हम खाएंगे हम चल सकते हैं, हम खेल सकते हैं या हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद इट हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। ये हमें वाउंड हीलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे? देखो, जब कोई चोट लगती है तो उसके बाद बॉडी रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो हम प्रोटीन्स, विटामिन्स इसमें हेल्प देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? जैसे विटामिन सी हमें किसमें? वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ये बॉडी को वापस रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। मतलब जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, हम कम बीमार रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके बाद इट प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड ओबेसिटी। इसका मतलब क्या है? ये कुछ बीमारियां भी रोकता है, जैसे ये माल न्यूट्रिशन भी रोकता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब कम न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन जब हम प्रॉपर फूड लेते हैं तो ये माल न्यूट्रिशन बच्चों में नहीं होता, बच्चे कमज़ोर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ये आयरन की कमी होती है। ठीक है, जैसे किसी इंसान में कमज़ोरी होती है, चक्कर आ जाते हैं या उनका फेस का कलर वो सफ़ेद होता है। ठीक है, एनीमिया होता है, उनमें आयरन की कमी होती है, तो इससे भी हम बचते हैं। उसके बाद क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? कोई इंसान ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, जंक फूड और ऑयली ज़्यादा फूड जो खाता है उससे हो जाता है, तो ये उसमें भी हमें हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन में अब बेटा आपको क्या याद रखना है? न्यूट्रिशन में आपको यही याद रखना है कि न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ये क्या करता है? ये हेल्दी रखता है। अगर चोट लगती है कोई भी तो ये उसको ठीक करता है और उसके साथ साथ ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन।
अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डाइट इन नर्सिंग केयर। ठीक है, डाइट तो हमें पता होता है डाइट क्या है, डाइट हम खाने को बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हर किसी इंसान का जो खाना होता है दिया जाता है वो अलग अलग होता है या सेम होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम डाइट की बात करेंगे सबको एक जैसा खाना नहीं देते हैं। अगर पेशेंट्स की बात करेंगे तो पेशेंट्स की कंडीशंस, उनकी डिजीज़ के हिसाब से डाइट दिया जाता है। ठीक है, तो हम उन्हीं डाइट के टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे। जैसे नॉर्मल डाइट होता है, लिक्विड डाइट होता है, सॉफ्ट डाइट होता है, थेरापेटिक डाइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्मल डाइट के बारे में। बैलेंस्ड मील जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, देखो बेटा, बैलेंस्ड मील मतलब क्या, इसका क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड मील का इसका मतलब होता है जिसमें पूरे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, ये सब एक हेल्दी इंसान के लिए डेली डाइट है। ठीक है, अगर कोई इंसान हेल्दी है तो ये उसका डेली डाइट है, ये उसका नॉर्मल डाइट है, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी, फैट्स भी और उसके साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ डाइट की, जो है लिक्विड डाइट। अब ये लिक्विड डाइट क्या है? देखो बेटा, ये ऐसा डाइट होता है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म का खाना होता है। ठीक है, जैसे कि सूप्स होते हैं, जूसेस होते हैं या मिल्क होते हैं। ठीक है, जब पेशेंट को फीवर होता है या सर्जरी के बाद, ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स को ये दिया जाता है। ठीक है, जो ऐसे सर्जरी पेशेंट्स को दिया जाता है जब सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उनमें, क्योंकि जो ये लिक्विड डाइट होता है ना, ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और उनमें एनर्जी उसके बाद उसको मिलती है। तो लिक्विड डाइट भी हम किन पेशेंट्स को देते हैं? जैसे कि फीवर वाले, जैसे कि सर्जरी के बाद जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करेंगे हमारे थर्ड टाइप ऑफ डाइट की, जो होता है सॉफ्ट डाइट। अब ये सॉफ्ट डाइट क्या है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये सॉफ्ट डाइट होता क्या है, ये ऐसा खाना होता है जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, मतलब एक पेशेंट इजीली इसको चबा सकता है और उसके बाद ही इजीली डाइजेस्ट भी होता है। जैसे खिचड़ी होती है, मैश्ड पोटैटोज होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम किन में देते हैं? डेंटल प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स को होती हैं, जैसे किसी को दांत में दर्द होता है या किसी इंसान में क्या होता है, हमने दांत निकाला होता है, तो उसको हम सॉफ्ट डाइट देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको च्यू नहीं करना पड़ता, उनको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है। या हम GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जिनमें होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को अल्सर्स होते हैं या इंडाइजेशन होते हैं, तो उसमें भी हम क्या देते हैं पेशेंट को? उसको हम सॉफ्ट डाइट देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ डाइट जो है वो होता है थेरापेटिक डाइट। बेटा, ये थेरापेटिक डाइट क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइट होता है जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बनाई जाती है। मतलब पहला इसमें आता है डायबिटिक डाइट। ये डायबिटिक डाइट क्या होता है? लो शुगर डाइट। देखो बेटा, ये शुगर फ्री, ये लो शुगर डाइट हम डायबिटिक पेशेंट्स में देते हैं, जैसे शुगर फ्री फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों देते हैं? देखो, डायबिटीज़ तो हमने पढ़ा है, वैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट में जो ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम उनको क्या देते हैं? हम उनको लो शुगर डाइट देते हैं, जिसको हम डायबिटिक डाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप है रेनल डाइट। रेनल डाइट क्या होता है? लो प्रोटीन और लो सोडियम डाइट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, राइस होता है, हमेशा हमें हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करना होता है, जैसे कि मीट। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? जो किडनी के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा प्रोटीन या सॉल्ट जो होता है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, इसलिए हम इनमें हमेशा क्या देते हैं? लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट देते हैं। इसके बाद आता है कार्डियक डाइट। कार्डियक डाइट कौन सा डाइट होता है? जिसमें लो फैट होगा और लो सॉल्ट होगा। ठीक है, मतलब कुछ होल ग्रेन्स में या ऑयल कम यूज़ करना है। देखो, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें कोलेस्ट्रॉल और BP कम रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम हमेशा इनकी डाइट में लो फैट देते हैं और लो सॉल्ट देते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डाइट जिनमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं JK SSB के एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे माउथ केयर के बारे में। ठीक है, ये माउथ केयर क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम दिन में अगर हम ब्रश ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? बैड स्मेल आएगी, हमारे दांत गंदे होंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या होता है? माउथ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम माउथ केयर की डेफिनेशन की बात करेंगे, इट्स द क्लीनिंग ऑफ टीथ,
गम्स, टंग, ऑरल कैविटी, ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेंटेन कंफर्ट। इसका मतलब क्या है, अगर दांत साफ ना हो तो कैविटी मतलब ब्लीडिंग गम्स, बैड ब्रीथ हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे दांत, हमारे गम्स, टंग और या ऑरल कैविटी हमें साफ करनी है, ठीक है। क्यों? सो दैट हमें इन्फेक्शन ना हो या हम कंफर्ट रहें, ठीक है, कंफर्टेबल रहें। देखो बेटा, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक कंडीशन होती है हैलिटोसिस, मतलब बैड ब्रीथ होती है, ठीक है। तो इसलिए माउथ केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंस हम देखेंगे, इट प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज, ब्लीडिंग गम, हैलिटोसिस जिसको हम बैड ब्रीथ कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। देखो, सबसे पहले डेली ब्रशिंग से क्या होता है, हमारे दांत जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। अगर हम ना करें तो कैविटी में हो जाते हैं हमारे दांतों में। कैविटी हम किनको कहते हैं? जो दांतों में होल होते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स होते हैं और बैड स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमें ये सब प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना है, हम माउथ केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारी सेकेंड इम्पॉर्टेंस है, इट इम्प्रूव्स टेस्ट एंड एपेटाइट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमारा माउथ, हमारा मुंह क्लीन होगा तो खाना खाने का टेस्ट अच्छा लगेगा। अलबत्ता अगर हमारा माउथ गंदा होगा तो हमें टेस्ट भी नहीं आएगा खाने में। और आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, जब एक माउथ गंदा होता है, ठीक है, तो भूख भी इंसान को बहुत कम लगती है, ठीक है। तो ये सब इम्प्रूव करने के लिए माउथ केयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंस है, इट प्रिवेंट्स ऑरल इन्फेक्शंस लाइक कैंडिडियासिस। मतलब देखो, जब एक डर्टी माउथ होगा उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑरल इन्फेक्शंस होंगे, जैसे कि कैंडिडियासिस होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है। देखो, प्रॉपर माउथ केयर से क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट इंपॉर्टेंस के बारे में, इट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू बेड रिडन और अनकॉन्शियस पेशेंट्स। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जो सबसे पहले ये बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना, ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं। मतलब ये वो पेशेंट्स हैं जो खुद ब्रश नहीं कर सकते, जो खुद माउथ केयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेड रिडन पेशेंट्स या अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, जैसे कि कोमा में पेशेंट्स होते हैं, तो उनका माउथ क्लीन कौन करता है? एक नर्स करती है, ठीक है। उससे क्या होता है, उनको कंफर्ट मिलता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। किसकी वजह से? इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो बेड रिडन या कोमा या अनकॉन्शियस पेशेंट्स में माउथ केयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट क्या हो, उनमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, और वो कंफर्टेबल फील करें। तो अब आप क्या रखेंगे माउथ केयर में याद? आप माउथ केयर में याद रखेंगे टीथ, गम्स, टंग और जो ऑरल कैविटी की क्लीनिंग होती है, ठीक है, जो इन्फेक्शन रोकता है और पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट को कंफर्ट देता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस में आप याद रखेंगे बेटा, कैविटी और बैड ब्रीथ ये रोकता है, ठीक है। कैविटी नहीं होती है दांतों में, ठीक है। ये टेस्ट इम्प्रूव करता है एक इंसान का, ठीक है। ये इन्फेक्शन से हमें रोकता है और अनकॉन्शियस पेशेंट्स को कंफर्ट देता है, ठीक है। तो ये आप माउथ केयर के बारे में याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ माउथ केयर, ठीक है। इस माउथ केयर के मेथड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, आपके दिमाग में एक चीज़ होगी। देखो, मैं आपसे एक चीज़ अगर पूछूंगी, सब लोग दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल हेल्दी इंसान की बात करेंगे तो 2 बार ब्रश करना इंसान को चाहिए, ठीक है। दिन में कितनी बार? 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। लेकिन पेशेंट, स्पेशली जो अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, उनका माउथ केयर हमेशा कौन करती है? एक नर्स करती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, या हम बात करेंगे डेंचर पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है। और इन सब में एक नर्स का रोल क्या होता है और इन पेशेंट्स में कैसे माउथ केयर करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्शियस पेशेंट्स की, ठीक है। एनकरेज ब्रशिंग ट्वाइस डेली। इसका मतलब क्या है? हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में करना चाहिए, एक नाइट में करना चाहिए। ये हम किसी नॉर्मल टूथब्रश, टूथपेस्ट से कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर हम दिन में 2 बार ब्रश ना करें तो क्या होगा? बैड ब्रीथ हो जाती है और दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो सेम यही चीज़ क्या होता है, पेशेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो कॉन्शियस पेशेंट्स को हमेशा क्या एनकरेज करना है? दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेड रिडन पेशेंट्स की या अनकॉन्शियस पेशेंट्स की, जिनमें एक नर्स क्या करती है? उनका माउथ केयर करती है,
ठीक है। तो हमें क्या ये खुद ब्रश नहीं कर सकते, ठीक है, तो नर्स को हमेशा हेल्प करनी होती है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर बेटा क्या रहेगा कि ये कैसे करना है। देखो सबसे पहले जो एक माउथ स्वैबिंग होती है ना, वो कौन करता है, वो एक नर्स परफॉर्म करती है। इसमें हमें क्या करना है, ग्लिसरीन यूज़ करनी है या हमें सलाइन यूज़ करना है, ठीक है। 4 घंटे के बाद ही, ठीक है, क्या करना, उससे क्या रहता है, उनका माउथ जो होता है वो मॉइस्ट रहता है, ठीक है, और उनका माउथ केयर जो है वो मेंटेन रहता है, सो दैट उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, बैड स्मेल ना हो या ड्राइनेस ना हो, ठीक है, और पेशेंट को कंफर्ट मिलता है उस चीज़ से। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, किससे, हमें ग्लिसरीन या सलाइन से ये सब करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेंचर पेशेंट्स की। डेंचर पेशेंट्स कौन से होते हैं, जो पेशेंट आर्टिफिशियल टीथ यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी केयर जो होती है अलग होती है। क्लीन डेंचर सेपरेटली, इसका मतलब क्या होता है, डेंचर्स को अलग से क्लीन करो, और वो कैसे करना है, हमें सोप और वाटर से करना है, ठीक है। अगर डेंचर क्लीन ना हो तो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, फाउल स्मेल होती है। तो इसलिए जिन पेशेंट्स ने आर्टिफिशियल टीथ लगाए होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको सेपरेटली वॉश करना होता है, कैसे, सोप और वाटर से, ठीक है। तो अब एक नर्स का रोल क्या है किसमें, माउथ केयर, ठीक है। तो अगर हम नर्स का रोल देखेंगे कि एक नर्स का रोल क्या है, देखो बेटा इस चीज़ में आपको ये याद रखना है, नर्स का रोल सिर्फ माउथ क्लीन करना नहीं होता है, ठीक है, अलबत्ता क्या होता है, सेफ्टी मेंटेन करना भी होता है। सिर्फ क्या होता है, सेफ्टी मेंटेन करना होता है, जैसे कि यूज़ ग्लव्स एंड मेंटेन एसेप्सिस, मतलब हमें क्या करना है, हमें हमेशा ग्लव्स यूज़ करने हैं, क्यों, सो दैट इन्फेक्शन प्रिवेंट होते हैं इससे, किससे, ग्लव्स, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड रोल की बात करेंगे, प्रिवेंट एस्पायरेशन स्पेशली इन अनकॉन्शियस पेशेंट। देखो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में क्या होता है, एक नर्स उसका माउथ केयर करती है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जो ये माउथ क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है ना, जिससे हम एक अनकॉन्शियस पेशेंट का मुंह साफ कर रहे हैं, ठीक है, वो पेशेंट के लंग्स में ना चला जाए, ठीक है। तो हमें हमेशा प्रिवेंट एस्पायरेशन करना है, उसके लंग्स में ये सॉल्यूशन नहीं जाना चाहिए। इसके बाद है रिपोर्ट अल्सर्स, स्पोर्स, ब्लीडिंग गम्स। अगर नर्स को कोई प्रॉब्लम दिखे ड्यूरिंग माउथ केयर, जब हम एक माउथ केयर एक पेशेंट का कर रहे हैं, तो हमें कुछ अल्सर्स, मतलब जैसे कैंकर सोर्स होते हैं या ब्लीडिंग गम्स, तो हमें क्या करना है, हमें इमिडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है वहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, जैसे अगर किसी में अल्सर्स हैं, सोर्स हो रहे हैं या ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं किसी पेशेंट में, तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे इन्फॉर्म डॉक्टर को इमिडिएटली करनी है, ठीक है बेटा। तो अब आप मेथड्स में क्या याद रखेंगे, अगर कॉन्शियस पेशेंट की बात करेंगे हम, तो उसमें ब्रश 2 बार करना है। अगर हम बेड रिडन पेशेंट्स की या अनकॉन्शियस पेशेंट्स की बात करेंगे, तो माउथ नर्स क्या करेगी, माउथ स्वैबिंग करेगी, किससे करेगी, ग्लिसरीन से करेगी या सलाइन से करेगी, ठीक है। अगर हम डेंचर पेशेंट्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या करना है, डेंचर्स जो है वो सेपरेटली क्लीन करने हैं, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ कैसे क्लीन करने हैं, वो सोप एंड वाटर से क्लीन करने हैं। और नर्सिस रोल में आप क्या याद रखेंगे, हमेशा ग्लव्स का यूज़ करना है, ठीक है, सो दैट इन्फेक्शन ना हो। एस्पायरेशन का ध्यान रखना है, और अगर हमें अल्सर, सोर्स या ब्लीडिंग गम्स ऐसी कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली बोलना है ये सब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। ये एलिमिनेशन बेटा क्या होता है, देखो बेटा आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, अगर हम हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे यूरिन होता है, स्टूल होता है, ये अगर हम बाहर ना निकालेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगी या डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारी बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिन होता है, स्टूल होता है, इसको क्या करता है, इसको रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, जैसे यूरिन होता है या स्टूल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एलिमिनेशन की, ठीक है। तो ये आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद है यूरिनरी एलिमिनेशन, ठीक है। अगर हम नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात करेंगे, तो वो 150 to 2000 ml पर डे होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है, हम जब एक पेशेंट यूरिन पास कर रहा है, तो हमें कलर ऑब्जर्व करना है,
ठीक है। हम नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर्स के बारे में आगे पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि उसका कलर येलो है, रेड है या क्लाउडी है, ठीक है। तो हमें ये सब देखना है, हमें ऑर्डर देखना है, मतलब उसकी स्मेल नॉर्मल है या फाउल स्मेल है। अमाउंट का हमें देखना है, कहीं इससे कम तो नहीं हो रहा है या कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। यह हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है यूरिन की, मतलब बार बार यूरिन आना या रुकना, ठीक है। तो ये चीज़ें ड्यूरिंग यूरिन एलिमिनेशन हमें चेक करनी है। तो इसके मेथड्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले मेथड देखेंगे वो होता है बेड पैन और यूरिनल फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। जो बेड पैन होता है या यूरिनल होता है, ये किन के लिए होता है? बेड रिडन पेशेंट्स के लिए, जो खुद से यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। या सेकेंड मेथड होता है कैथेटराइजेशन इफ पेशेंट कैन नॉट पास यूरिन, ठीक है। जब पेशेंट जो होता है यूरिन पास नहीं कर पाता, ठीक है, तब एक पाइप, एक ट्यूब यूज़ करते हैं जिससे ब्लेडर खाली किया जाता है, तो उसको हम कैथेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जो यूरिन पास खुद से नहीं कर सकता है, उसमें क्या किया जाता है? कैथेटराइजेशन की जाती है। अब देखेंगे हम बाउल एलिमिनेशन क्या होता है। देखो बेटा, नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन की अगर हम बात करेंगे, एक बार, ठीक है, एक बार डेली स्टूल पास करना ये नॉर्मल होता है और ये डिपेंड करता है डाइट पे कि एक इंसान कैसा डाइट ले रहा है। अब मेथड्स क्या है? अगर कोई पेशेंट है उसमें कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उसमें हम एनेमा प्रोवाइड करते हैं। ये एनेमा क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है, एक जेल जैसा होता है, ठीक है, जो रेक्टम में डालकर स्टूल पास कराया जाता है पेशेंट से, एक इंसान से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एनेमा कहते हैं। लेकिन हमें उसके साथ साथ कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी रिकॉर्ड करनी है, जैसे ब्लड तो नहीं है स्टूल के साथ या डायरिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और इस सब के ड्यूरिंग हमें क्या देखना है? हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? हमें सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन करनी है। वी हैव टू गिव टू प्राइवेसी टू पेशेंट, ठीक है। इसके बाद एनकरेज फ्लूइड्स, ठीक है, हमें एक पेशेंट को एनकरेज करना है किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से यूरिन नॉर्मल बनता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। तो हमेशा एक इंसान को क्या? फ्लूइड्स के लिए एनकरेज करना है। इसके बाद फाइबर रिच डाइट। देखो, जैसे फाइबर रिच डाइट, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या होल ग्रेन्स होते हैं, उनसे क्या होता है? जो बाउल मूवमेंट होता है वो ईजी होता है, ठीक है। तो हमेशा एनकरेज करना है किसके लिए? फाइबर रिच डाइट के लिए, ठीक है। तो इस वाले एलिमिनेशन में अब आप क्या याद रखेंगे? एलिमिनेशन क्या होता है? वेस्ट रिमूवल होता है, जैसे यूरिन और स्टूल का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 1500 to 2000 ml पर डे, ठीक है। और उसमें हमें क्या क्या देखना है? कलर देखना है, ऑर्डर, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी देखनी है यूरिन की। अगर हम स्टूल की बात करेंगे, ठीक है, स्टूल में हमें क्या देखना है कि कितनी बार पास हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन है तो एनेमा प्रोवाइड करना है। तो अगर हम नर्सेज रोल की बात करेंगे तो हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, हमें फ्लूइड्स के लिए एनकरेज करना है या फाइबर डाइट देना है। और अगर हमें कोई एबनॉर्मेलिटी जैसे ब्लड देख रहे हैं हम, स्टूल में पास हो रहा है, तो वो सब इन्फॉर्म करना है एक डॉक्टर को, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज एंड मोबिलिटी की। देखो बेटा, अगर एक पेशेंट है, एक इंसान है, ठीक है, बेड पे ज़्यादा टाइम रहे तो उससे क्या क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी थी, जैसे बेड सोर्स होते हैं, एक पेशेंट में वीकनेस होती है या जॉइंट स्टिफनेस होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? एक्सरसाइज और मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है? हेल्थ स्ट्रॉन्ग और मूवमेंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर हम एक्सरसाइज की डेफिनेशन की बात करेंगे, एनी बॉडीली एक्टिविटी दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस इन पेशेंट केयर। अब इस एक्सरसाइज या मोबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है किसमें? पेशेंट केयर में। सबसे पहले इट प्रिवेंट्स बेड सोर्स, जिनको हम प्रेशर अल्सर्स भी कहते हैं। देखो, मूवमेंट से क्या होता है? स्किन में ब्लड सप्लाई बराबर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बेड सोर्स नहीं होते, ठीक है, या प्रेशर अल्सर्स नहीं होते। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपरली रीच करते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज एंड मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इट प्रिवेंट्स जॉइंट स्टिफनेस, अगर जॉइंट्स मूव करते रहेंगे तो लॉक नहीं होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है? जॉइंट स्टिफनेस भी नहीं होती है। इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, मूड फ्रेश होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज और मोबिलिटी की, किसमें? पेशेंट केयर में, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो हमने पढ़ लिया कि एक्सरसाइज क्या होता है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव एक्सरसाइज। ये एक्टिव एक्सरसाइज क्या होता है, पेशेंट डज मूवमेंट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट अपने मूवमेंट्स खुद करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, जैसे वॉकिंग होता है, मूविंग आर्म्स लेग्स, ठीक है, अपने बाजू हिलाता है, अपने पैर, ठीक है, या खुद चलता है, तो ये सब क्या होता है, ये एक्टिव एक्सरसाइज होता है। इसके बाद होता है पैसिव एक्सरसाइज। बेटा ये पैसिव एक्सरसाइज क्या है, इट्स डन बाय नर्स फिजियोथेरेपिस्ट फॉर वीक और अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है। नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स के जॉइंट्स को मूव करते हैं, ठीक है, चाहे पेशेंट वीक हो या अनकॉन्शियस हो, बट ओवरऑल इसका क्या बेनिफिट है, पेशेंट एक्सरसाइज करता है। अगर एक अनकॉन्शियस पेशेंट है तो एक नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उसके जॉइंट्स को मूव करता है, ठीक है। इसके बाद होता है रेंज ऑफ मोशन, मूविंग जॉइंट्स टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट्स को मूव करना, ठीक है, ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे नी होता है, जैसे एल्बो होता है, ये शोल्डर एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। सबसे लास्ट टाइप जो है वो होता है एम्बुलेशन, ठीक है। एम्बुलेशन क्या होता है, हेल्पिंग पेशेंट्स वॉक आफ्टर सर्जरी और इलनेस। पेशेंट्स को चलने में हेल्प करना, मतलब कब, आफ्टर सर्जरी या किसी बीमारी के बाद। एग्जाम्पल ऑपरेशन के बाद जब नर्स एक पेशेंट को वॉक करने में हेल्प करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्बुलेशन कहते हैं। तो एक्सरसाइज और मोबिलिटी में एक नर्स का रोल क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को मोटिवेट करना होता है, ठीक है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। वीक पेशेंट्स अगर हैं तो हमें उनमें क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, चाहे वॉकर से, स्टिक से, या नर्स खुद सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये ROM जो होता है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना है रेगुलरली। सेफ्टी इंश्योर करनी है कि कोई पेशेंट गिरे ना, ठीक है, या स्लिप ना हो। तो इस सब में आप बेटा याद क्या रखेंगे, एक्सरसाइज याद रखेंगे क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और नर्स का रोल क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉडी केयर की या पर्सनल हाइजीन की, ठीक है। देखो अगर पेशेंट या इंसान सफाई ना रखे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन होगा, रैशेस होते हैं, या किसी में लाइस इन्फेस्टेशन भी होता है बालों में, ठीक है। इसलिए बॉडी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बॉडी केयर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो कीपिंग पेशेंट क्लीन, कंफर्टेबल, वेल ग्रूम्ड टू प्रमोट डिग्निटी एंड हेल्थ। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, पेशेंट को क्लीन रखना, कंफर्टेबल या वेल ग्रूम्ड, ठीक है, उससे क्या होता है जी, देखो जब एक वेल ग्रूम्ड पेशेंट होता है ना, उसका मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट को कंफर्टेबल, वेल ग्रूम्ड रखना हेल्थ और डिग्निटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बॉडी केयर या पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले होता है बाथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब नहाना है, चाहे बेड बाथ मिले, स्पॉन्ज बाथ मिले, या शॉवर मिले, ठीक है, लेकिन बाथिंग बहुत, नहाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हेयर केयर आता है, जैसे हेयर वॉश करना है, कॉम्बिंग करना है, इससे क्या होता है, लाइस इन्फेस्टेशन नहीं होता है। तो हेयर केयर भी वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी केयर का। इसके बाद है स्किन केयर, प्रिवेंट ड्राइनेस, चेक फॉर सोर्स, अप्लाई लोशन। वी हैव टू चेक, ठीक है, कहीं पे बॉडी पे सोर्स तो नहीं बने हैं, ठीक है, जैसे बैड सोर्स, हम इससे क्या होता है, ड्राइनेस नहीं होती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वी हैव टू अप्लाई लोशन, ठीक है। इसके बाद है नेल केयर, जैसे ट्रिमिंग नेल्स ट्रिम करने हैं, इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला 80% इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हैंड इन्फेक्शंस होते हैं, नेल्स की वजह से होते हैं। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए नेल्स हमें ट्रिम करने हैं, नेल केयर करनी है। इसके बाद क्या है, क्लोथिंग एंड बेडिंग, मतलब क्लीन, ड्राई एंड रिंकल फ्री। हमेशा जो बेडिंग एक पेशेंट की एक क्लोथिंग रहेगी वो एक साफ रहेगी, ड्राई रहेगी और रिंकल फ्री हमेशा रहेगी, ठीक है। अगर हम बॉडी केयर या पर्सनल हाइजीन में नर्स का रोल देखेंगे, एक नर्स का रोल इस सब में क्या है, मेंटेन प्राइवेसी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, क्यों, पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए और उस कंफर्ट के लिए, ठीक है। वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर रैशेस, रेडनेस एंड सोर्स, मतलब हमें देखना है कहीं रैशेस तो नहीं हुए, रेडनेस तो नहीं हुए, या सोर्स तो नहीं हुए। चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, ठीक है, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है 2-2 घंटे के बाद ही।
तो बॉडी केयर में आप क्या याद रखेंगे, बॉडी केयर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है और नर्स का रोल क्या है बॉडी केयर में। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।